क्या आपको कभी रात को सोते वक्त लगा है कि आपकी जिंदगी में कुछ और होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? जिग जिगलर ने इस फीलिंग को एक नाम दिया था, और यही नाम इस पूरी किताब की सबसे बड़ी नींव है। 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी इस कंफ्यूजन में निकाल देते हैं कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल था। वो बाहर सक्सेस ढूंढते रहते हैं, नए ट्रिक्स, नए शॉर्टकट्स, जबकि असली ताला और उसकी चाबी दोनों उनके अंदर के सेल्फ इमेज में छुपी होती है। मैं हूं पंकज कुमार राज, और आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पर हम सी यू एट द टॉप के पहले 5 चैप्टर्स को इतनी गहराई और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान्स के साथ कवर करेंगे कि इस ऑडियो के खत्म होने तक आपको अपना नया वर्जन दिखने लगेगा। अगर आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप किए बिना एंड तक देखिए। आज हम समझेंगे मोर वाली जिंदगी क्या है, कल करूंगा वाले ट्रैप को कैसे तोड़े, और वो कौन से हिडन चोर हैं जो आपकी सेल्फ वर्थ को चुपके से चुरा रहे हैं। चैप्टर 1, मोर वाली जिंदगी। जब तक आप खुद को छोटा नहीं मानते, कोई आपको छोटा नहीं बना सकता। हर इंसान के अंदर मोर यानी और बेहतर बनने की एक नेचुरल डिजायर होती है। ये लालच नहीं है, ये आपकी आत्मा की ग्रोथ की पुकार है। जिग जिगलर कहते हैं कि इस किताब का पहला गोल आपके अंदर एक हेल्दी असंतोष पैदा करना है। जब तक आप अपनी करंट सिचुएशन से थोड़ा असंतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आप नए एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये असंतोष खुद से नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इमेजिनेशन को जगाने के लिए है। जिग जिगलर खुद कोई बॉर्न स्टार नहीं थे। उन्होंने डोर टू डोर कुकवेयर बेचने से अपना करियर शुरू किया था। पहले कुछ सालों तक वो लगातार फेल होते रहे। उनके सुपरवाइजर मेरिल गार्नेट ने एक दिन उनसे कहा, जिग, तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बनने का पोटेंशियल है, बस तुम खुद को एक छोटा सेल्समैन मानते हो। जिगलर ने अपना सेल्फ इमेज बदला और वो अमेरिका के टॉप स्पीकर बने। अब सोचिए, 2 लोग एक ही ऑफिस में एक जैसा काम करते हैं। एक इंसान खुद को एवरेज एम्प्लॉइज मानता है तो वो 5 बजे घर भागने की सोचता है। दूसरा खुद को फ्यूचर लीडर मानता है तो वो हर प्रॉब्लम को सीखने का मौका समझता है। फर्क टैलेंट का नहीं, सेल्फ इमेज का है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक नियम है, आप कभी भी अपने सेल्फ इमेज से अलग बिहेव नहीं कर सकते। दिमाग हमेशा आपके इंटरनल सेल्फ टॉक को मैच करने के लिए आपके एक्शंस को अलाइन करता है। रोज सुबह अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें। जब भी दिमाग बोले ये मुझसे नहीं होगा, रुकिए और कहिए, ये अभी तक नहीं हुआ था, पर मैं सीख रहा हूं। आज रात सोने से पहले डायरी में एक लाइन लिखिए, मैं इस साल जो इंसान बनना चाहता हूं उसकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी क्या है। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैच करें और लिखें। डे 3 से 5 हर नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव और रियलिस्टिक स्टेटमेंट में रीफ्रेम करें। डे 6 से 7 दिन के अंत में 3 ऐसी चीजें लिखें जहां आपने एक लीडर की तरह रिएक्ट किया। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 डेली सेल्फ टॉक ऑडिट और इंटरनल रीफ्रेमिंग। वीक 3 से 4 अपने नए सेल्फ इमेज के मुताबिक छोटे पर बोल्ड डिसीजंस लेना शुरू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज अपना सेल्फ टॉक ऑब्जर्व किया? प्रोग्रेस। क्या मैंने पुराने नेगेटिव पैटर्न को पकड़ा? रिजल्ट्स। क्या मेरा कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर फील हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर मैं खुद को वही इंसान मानूं जो मैं सच में बनना चाहता हूं, तो आज दोपहर मैं क्या अलग करूंगा? चैप्टर रिकैप। सक्सेस बाहर के ट्रिक से नहीं, अंदर के सेल्फ इमेज से शुरू होती है। पहले खुद की नजरों में बड़े बनिए। गोल्डन लाइन। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आप अपने अंदर अपनी तस्वीर बनाते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस नए सेल्फ इमेज पर एक्शन कब शुरू करें? अगला चैप्टर इसी कल वाले जाल को तोड़ने वाला है। चैप्टर 2, टाइम अभी है, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना है।
सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है कल करूंगा वाली सोच। परफेक्ट मोमेंट का वेट करना खुद में एक ट्रैप है। लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर वो एक्शन लेंगे। जिगलर समझाते हैं कि साइकिल उल्टा चलता है। पहले आपको एक्शन लेना पड़ता है, उस एक्शन से मोमेंटम बनता है और उस मोमेंटम से मोटिवेशन पैदा होती है। जिगलर अपनी सेमिनार्स में एक मशहूर किस्सा सुनाते थे। एक आदमी ने सालों तक एक किताब लिखने का इंतजार किया क्योंकि वो सही मूड का वेट कर रहा था। सालों निकल गए, किताब कभी नहीं लिखी गई। दूसरी तरफ एक ऑथर ने रोज सुबह चाहे मूड हो या न हो सिर्फ 20 मिनट लिखा और 1 साल में उसकी बेस्टसेलर बुक तैयार हो गई। एक स्टूडेंट जो कहता है मैं अगले मंडे से 8 घंटे पढ़ूंगा, वो मंडे कभी नहीं आता क्योंकि असली इश्यू कैलेंडर का नहीं, इमीडिएट कमिटमेंट का है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये डर है, फेलियर का डर, जजमेंट का डर। जब आप छोटा सा एक्शन ले लेते हैं तो दिमाग का डर वाला हिस्सा शांत हो जाता है। बड़े काम को इतना छोटा कर दें कि दिमाग नो न बोल सके। 1 घंटे के वर्कआउट की जगह सिर्फ 5 पुशअप से शुरू करें। एक काम जो आप हफ्तों से टाल रहे हैं उसका पहला 2 मिनट स्टेप अभी इसी वक्त पूरा करें। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 सबसे ज्यादा टाले गए 3 कामों की लिस्ट बनाएं। डे 3 से 5 हर काम का 10 मिनट माइक्रो वर्जन रोज करें। डे 6 से 7 मोमेंटम को रिव्यू करें और अगला स्टेप बढ़ाएं। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 वेटिंग मोड से एग्जीक्यूशन मोड में शिफ्ट। वीक 3 से 4 डेली माइक्रोविंस को ट्रैक करके कंसिस्टेंसी बिल्ड करें। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने आज वेट किए बिना स्टार्ट किया? प्रोग्रेस। काम कितना आगे बढ़ा? रिजल्ट्स। क्या मेरा एंजाइटी लेवल कम हुआ? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मैं कौन सा ऐसा काम हूं जो सिर्फ सही टाइम्स का बहाना बनाकर टाल रहा हूं? चैप्टर रिकैप। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन लेने से टाइम परफेक्ट बनता है। गोल्डन लाइन। टाइम अभी है क्योंकि बाद में कोई जगह नहीं, सिर्फ एक एक्सक्यूज है। अब जब हमने एक्शन लेना समझ लिया तो एक और खतरा है। आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें और लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी को चुरा लेते हैं। अगला चैप्टर उन्हीं चोरों का पर्दाफाश करेगा। 3 चोर, द थीव्स। आपके सेल्फ इमेज को चुपके से कौन चुराता है? कुछ लोग, कुछ पुरानी यादें और गलत बातें चुपके से आपकी सेल्फ वर्थ को चुराते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये चोर 2 तरह के होते हैं। बाहर के चोर, वो लोग जो आपको बार बार बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, और अंदर के चोर आपकी अपनी पुरानी यादें और नेगेटिव सेल्फ टॉक। जिगलर कहते हैं कि जब आप किसी नेगेटिव बात को बार बार सुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। पिसू फ्ली का मशहूर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखिए। जब पिसुओं को एक जार में रखा जाता है और ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है तो वो ढक्कन से टकराकर वापस गिरते हैं। कुछ दिन बाद ढक्कन हटा भी दो, तब भी पिसू उतना ही कूदेंगे जितना जार की हाइट थी। वो जार की बाउंड्री उनके दिमाग में छप चुकी होती है। बचपन में किसी टीचर या रिलेटिव ने मजाक में कह दिया, तुम्हारी मैथ्स तो बहुत वीक है। आज 30 साल की उम्र में भी आप फाइनेंस से डरते हैं। ये डर आपका नहीं था, वो एक चुराया हुआ बिलीफ था। इंसान उन लोगों की बात पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है जिनसे वो इमोशनली जुड़ा होता है। इसीलिए क्लोज रिलेशनशिप से आई नेगेटिविटी सबसे गहरा घाव देती है। अपने बिलीव्स को ऑडिट करें। जब भी लगे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, पूछिए, ये सोच मेरी अपनी है या किसी ने मुझे दी थी? एक नेगेटिव बिलीफ कागज पर लिखिए जो आप खुद के बारे में मानते हैं और उसके आगे बड़े अक्षरों में लिखिए, दिस इज अ लाई। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने आसपास के 3 एनर्जी वैम्पायर्स, नेगेटिव लोगों को आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 उनके साथ अपना टाइम और इमोशनल एक्सपोजर कम करें। डे 6 से 7
उनकी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव काउंटर बिलीफ से रिप्लेस करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 मेंटल बाउंड्री क्रिएट करना। वीक 3 से 4 नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को डेली रिपीट करके रिवायर करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने नेगेटिव इनपुट्स को रोका? प्रोग्रेस। कितने पुराने बिलीफ्स को चैलेंज किया? रिजल्ट्स। क्या मेरा मूड पहले से शांत और कॉन्फिडेंट है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरी सबसे बड़ी नेगेटिव बिलीफ कहां से आई थी और क्या वो आज भी सच है? चैप्टर रिकैप। आपका सेल्फ इमेज हमेशा आपका नहीं होता। कभी कभी वो दूसरों की फेंकी हुई नेगेटिविटी का रिजल्ट होता है। उसे वापस छीनिए। गोल्डन लाइन। जो चीज आपसे चुराई गई थी उसे वापस लेने का पहला स्टेप है उसे पहचानना। लेकिन ये चोर हमारे अंदर इतनी गहरी जगह कैसे बना लेते हैं? अगले चैप्टर में हम पुअर सेल्फ इमेज की असली जड़ों पर बात करेंगे। चैप्टर 4 पुअर सेल्फ इमेज की जड़ें, कॉजेस। हर नेगेटिव सोच का कोई न कोई ओरिजिन होता है। पुअर सेल्फ इमेज अचानक नहीं बनती। ये सालों की छोटी छोटी कंपैरिजंस, फेलियर्स और नेगेटिव फीडबैक से धीरे धीरे तैयार होती है। जिगलर बताते हैं कि पुअर सेल्फ इमेज की 4 मुख्य जड़ें होती हैं। बचपन का एनवायरनमेंट, बार बार दूसरों से कंपैरिजन, पुरानी फेलियर्स का गिल्ट, अनरियलिस्टिक परफेक्शनिज्म स्टैंडर्ड्स। जब हम खुद को दूसरों के बेस्ट वर्जन से कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा खुद को कमजोर पाते हैं। साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन थ्योरी बताती है कि जब इंसान के पास अपना कोई ऑब्जेक्टिव स्केल नहीं होता तो वो दूसरों को देखकर अपनी वर्थ तय करता है। जिगलर ने देखा कि उनके समय के धुरंधर सेल्स पीपल सिर्फ इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर के 10वें साल को अपने एक सटा ईयर से कंपेयर कर रहे थे। एक बच्चा जिसके 90% आए पर उसके पेरेंट्स ने कहा शर्मा जी के बेटे के तो 95% आए हैं। उस दिन उस बच्चे ने सीखा कि मैं चाहे कितना भी कर लूं, मैं कभी काफी नहीं हूं। कंपैरिजन दिमाग में एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट बना देता है जो आपकी सेल्फ वर्थ को हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन, दूसरों की तारीफ से बांध देता है। दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करें। आपका मुकाबला सिर्फ आपके कल वाले वर्जन से है। आज जब भी आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर किसी को देखकर इंफीरियर फील करें, इंस्टेंटली फोन बंद करें और कहिए उनका चैप्टर 20 है, मेरा चैप्टर 1 है। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 सोशल मीडिया ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करें। डे 3 से 5 वीकली प्रोग्रेस जर्नल बनाना शुरू करें। डे 6 से 7 अपनी पुरानी 3 अच्छी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 सोशल मीडिया डिटॉक्स और ट्रिगर कंट्रोल। वीक 3 से 4 पर्सनल ग्रोथ मैट्रिक पर शिफ्ट होना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने कंपैरिजन ट्रिगर्स को पकड़ा? प्रोग्रेस। कितनी बार खुद को दूसरों के बजाय अपनी ग्रोथ से मेजर किया? रिजल्ट्स। क्या जेलसी और इनसिक्योरिटी कम हुई? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरी सेल्फ वर्थ किस चीज से जुड़ी है? मेरी अपनी ग्रोथ से या दूसरों की अप्रूवल से? चैप्टर रिकैप। पुअर सेल्फ इमेज की जड़ को पहचानना उसे उखाड़ फेंकने का पहला कदम है। दूसरों की कॉपी मत बनिए। गोल्डन लाइन। आप दूसरों की सस्ती कॉपी बनने के लिए नहीं, अपना ओरिजिनल बेस्ट वर्जन बनने के लिए पैदा हुए हो। अगर आपको लगता है कि आप भी कभी न कभी कंपैरिजन के जाल में फंसे हैं, तो कमेंट में अभी लिखिए माय जर्नी। मैं आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अब देखते हैं कि ये पुअर सेल्फ इमेज रोज की लाइफ में कैसे दिखती है। चैप्टर 5 पुअर सेल्फ इमेज कैसे दिखता है? मैनिफेस्टेशंस। कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरह दिखता है, कभी कंप्लीट विड्रॉल की तरह। पुअर सेल्फ इमेज हमेशा डर या रोना जैसा नहीं दिखता। कभी कभी ये गुस्सा, ओवर स्मार्टनेस और पीपल प्लीजिंग के मास्क के पीछे छुपा होता है। जिगलर समझाते हैं कि जब दिमाग के अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो इंसान 2 एक्सट्रीम्स पर जाता है। ओवर कंपनसेशन, दिखावा, ज्यादा बोलना, ब्रैगिंग करना, कार या कपड़ों से शो ऑफ करना ताकि कोई अंदर की कमी न देख सके।
विड्रॉल, चुप रहना, मीटिंग में राय न देना, जिम्मेदारी से भागना क्योंकि लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। मशहूर साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडलर ने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने प्रूव किया कि जो लोग सबसे ज्यादा घमंड या एरोगेंस दिखाते हैं, उनके अंदर सबसे गहरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपा होता है। जिगलर ने सेल्स टीम्स में देखा कि सबसे लाउड और घमंडी सेल्समैन असलियत में सबसे ज्यादा इनसिक्योर थे। एक पर्सन जो हर बात पर हाँ बोल देता है, चाहे उसका अपना नुकसान हो जाए, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने ना बोला तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। ये पीपल प्लीजिंग भी पुअर सेल्फ इमेज का ही लक्षण है। जब इंसान खुद को इनफ नहीं मानता तो उसका नर्वस सिस्टम या तो फाइट मोड, गुस्सा दिखावा में चला जाता है, या फ्लाइट मोड, चुप रहना भागना में। अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। क्या आप दिखावा कर रहे हैं या छुप रहे हैं? दोनों जगह संयम लाएं। आज किसी एक जगह जहां आप पहले हाँ बोल देते थे, वहां ईमानदारी से रिस्पेक्टफुली नो कहिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने मास्क्स, एरोगेंस या पीपल प्लीजिंग को आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 मीटिंग्स या कन्वर्सेशंस में न्यूट्रल और ऑनेस्ट रहें। डे 6 से 7 बिना किसी शोफ के शांति से अपना काम पूरा करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 बिहेवियरल अवेयरनेस, दिखावा और डर पकड़ना। वीक 3 से 4 ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन, बिना किसी मास्क के बातचीत करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने अपना मास्क नोटिस किया? प्रोग्रेस। कितनी बार मैंने ऑथेंटिक तरीके से रिएक्ट किया? रिजल्ट्स। क्या अंदर से असली शांति फील हुई? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। जब मैं इनसिक्योर फील करता हूं तो मैं गुस्सा दिखावा करता हूं या चुप हो जाता हूं? चैप्टर रिकैप। आपके बाहर का बिहेवियर आपके अंदर की इनसिक्योरिटी का आईना है। मास्क उतारिए और असली बनिए। गोल्डन लाइन। जो दिखता है बाहर, उसकी असली कहानी हमेशा अंदर होती है। अब हमने डर, चोर और कॉजेज सब देख लिए। पार्ट बी में हम जिगलर के उन 15 कंक्रीट स्टेप्स की बात करेंगे जो एक हेल्दी सेल्फ इमेज बिल्ड करते हैं। आउटरो। अगर आपको सी यू एट द टॉप का ये पहला पार्ट, चैप्टर 1-5 पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। अगले पार्ट में हम चैप्टर 6 से 10 तक हेल्दी सेल्फ इमेज के 15 प्रैक्टिकल स्टेप से लेकर गोल्स सेटिंग तक कवर करेंगे। कमेंट में बताएं कि चैप्टर 1 से 5 में से सबसे बड़ी लर्निंग आपकी क्या रही। मिलते हैं अगले पावरफुल सेगमेंट में। सी यू एट द टॉप, पार्ट बी, चैप्टर 6-10। होस्ट पंकज कुमार राज, चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। इंट्रो मॉड्यूल। पिछले पार्ट में हमने देखा कि पुअर सेल्फ इमेज कहां से आता है और कैसे दिखता है। आज हम देखेंगे उसे ठीक कैसे करें और उसका असर हमारे रिलेशनशिप्स पर कैसे पड़ता है। अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। इस पार्ट को पूरा समझने के लिए वो फाउंडेशन बहुत जरूरी है। इस पार्ट में हम हेल्दी सेल्फ इमेज बिल्ड करने के कंक्रीट स्टेप्स, रिलेशनशिप्स का सेल्फ इमेज से कनेक्शन और गोल्स के बारे में जिग जिगलर का पहला बड़ा सवाल कवर करेंगे। चैप्टर 6, हेल्दी सेल्फ इमेज बनाने के स्टेप्स। सेल्फ इमेज एक दिन में नहीं, रोज के छोटे एक्शन से बनती है। हेल्दी सेल्फ इमेज कोई एक दिन का डिसीजन नहीं, ये रोज के छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट है। जिग जिगलर प्रैक्टिकल और डेली लाइफ स्टेप सजेस्ट करते हैं, जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारना, अपने आप से अच्छे तरीके से बात करना और अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस करना, न कि उन्हें इग्नोर करना। जिगलर अपनी टीचिंग में जोर देते हैं कि छोटी फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेज, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना, इंसान के अंदर के कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे बढ़ा सकती है। एक इंसान जो रोज अपनी छोटी अचीवमेंट्स नोट करना शुरू करता है, कुछ हफ्तों में खुद को डिफरेंटली देखना शुरू कर देता है। न कि मैं काफी नहीं हूं, बल्कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं। इसके पीछे की साइकोलॉजी
यह है कि छोटे और कंसिस्टेंट विन्स दिमाग में नए एविडेंस क्रिएट करते हैं जो पुरानी नेगेटिव बिलीफ्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर देते हैं। रोज अपनी एक छोटी विन नोट करें, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो। आज अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, खड़े होने का तरीका, आई कांटेक्ट और एक छोटा पॉजिटिव चेंज करें। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। डे 3 से 5 रोज एक छोटी विन लिखें। डे 6 से 7 अपने सेल्फ टॉक में सुधार देखें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 डेली विन्स की हैबिट बनाएं। वीक 3 से 4 उन्हें रिव्यू करके अपना ग्रोथ पैटर्न देखें। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने रोज विन लिखी? प्रोग्रेस। बॉडी लैंग्वेज में फर्क दिखा? रिजल्ट्स। क्या सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर मैं रोज अपनी एक अचीवमेंट नोट करूं तो एक महीने बाद मेरी खुद के बारे में सोच कैसी होगी? चैप्टर रिकैप। हेल्दी सेल्फ इमेज छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है, कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता। गोल्डन लाइन। सेल्फ इमेज रोज के छोटे डिसीजन से बनती है, एक बड़े रेजोल्यूशन से नहीं। अब जब हमने खुद के साथ रिलेशनशिप समझ ली तो देखते हैं कि ये दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को कैसे शेप करती है। चैप्टर 7। आप दूसरों को कैसे देखते हो? जैसी नजर खुद के लिए वैसी ही नजर दूसरों के लिए। जिस तरह आप खुद को देखते हैं वही लेंस आप दूसरों को देखने के लिए भी यूज करते हैं। अगर सेल्फ इमेज वीक है तो इंसान दूसरों में भी जल्दी गलतियां ढूंढता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करता है। जिगलर अपनी टीचिंग में बताते हैं कि जो लोग अपनी खुद की वैल्यू समझते हैं वो दूसरों की वैल्यू भी ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। एक मैनेजर जो खुद इनसिक्योर है अपनी टीम की छोटी गलतियों पर ज्यादा रिएक्ट करता है, जबकि कॉन्फिडेंट मैनेजर वही गलतियां पेशेंटली हैंडल करता है। इंसान अपनी इंटरनल स्टेट को एक्सटर्नल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जब आप किसी में कुछ नेगेटिव देखें तो रुक कर पूछें, क्या ये उनके बारे में है या मेरे अपने मूड या इनसिक्योरिटी के बारे में? आज किसी एक इंसान में कॉन्शियसली एक अच्छी क्वालिटी ढूंढिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी जजमेंट्स ऑब्जर्व करें। डे 3 से 5 हर नेगेटिव जजमेंट के साथ एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन भी ढूंढें। डे 6 से 7 अपने रिलेशनशिप्स में फर्क देखें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 अवेयरनेस बिल्डिंग। वीक 3 से 4 एप्रिसिएशन को एक डेली हैबिट बनाना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने पॉजिटिव देखा? प्रोग्रेस। क्या जजमेंट्स कम हुए? रिजल्ट्स। क्या रिलेशनशिप्स बेहतर फील हो रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मैं दूसरों में सबसे पहले क्या देखता हूं? उनकी गलतियां या उनकी स्ट्रेंथ्स? चैप्टर रिकैप। दूसरों के बारे में सोच हमारी खुद की सोच का रिफ्लेक्शन होती है। गोल्डन लाइन। दूसरों में अच्छाई ढूंढना खुद में अच्छाई बिल्ड करने का दूसरा तरीका है। अब देखते हैं कि जो एनर्जी हम दूसरों को देते हैं वो कैसे वापस हमारे पास आती है। चैप्टर 8। अच्छा या बुरा आप आगे पास करते हो। हर इंटरेक्शन में आप कुछ न कुछ पास ऑन करते हो। हर इंटरेक्शन में आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ पास करते हो। एनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। जिगलर इस आइडिया पर जोर देते हैं कि हमारा एटीट्यूड संक्रामक होता है। जो हम दूसरों को देते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास वापस आता है। जिगलर अपने सेल्स करियर से सीखी इस बात को बार बार रिपीट करते थे कि जेन्युइनली दूसरों की हेल्प करने वाले लोग खुद भी लॉन गटर में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक सेल्स पर्सन जो जेन्युइनली कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, न कि सिर्फ सेल करने में, वो नेचुरली ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है और ज्यादा रेफरल्स पाता है। रेसिप्रोसिटी एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम किसी को जेन्युइनली वैल्यू देते हैं वो रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती है। हर इंटरेक्शन से पहले खुद से पूछें, मैं इस इंसान को क्या अच्छा दे सकता हूं? आज किसी एक इंसान को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट
या हेल्प दीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने इंटरैक्शंस ऑब्जर्व करें। डे 3 से 5 रोज कम से कम एक पॉजिटिव इंटरैक्शन करें। डे 6 से 7 फर्क नोटिस करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 डेली पॉजिटिव इंटरैक्शंस की हैबिट। वीक 3 से 4 रिलेशनशिप्स में डीपर ट्रस्ट बिल्ड करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने रोज वैल्यू दी? प्रोग्रेस। क्या रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं? रिजल्ट्स। लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। आज तक मैंने दूसरों को सबसे ज्यादा क्या दिया है? एनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट? चैप्टर रिकैप। आप जो भी दूसरों को देते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास वापस आता है। गोल्डन लाइन। जो आप दूसरों को देते हो वही आपकी असली पहचान बनता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे इंसान की, जिसका जिक्र जिगलर खास तौर पर करते हैं। चैप्टर 9। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा इंसान। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा शेप करते हैं। जिगलर जोर देते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स जैसे फैमिली सबसे ज्यादा गहरा असर डालते हैं और उन्हें प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। सक्सेस सिर्फ करियर या पैसों तक सीमित नहीं है। जिगलर के फ्रेमवर्क में क्लोज रिलेशनशिप्स को नर्चर करना भी सक्सेस का कोर पार्ट है। जिगलर अपनी खुद की फैमिली को अपनी टीचिंग्स और राइटिंग्स में बार बार क्रेडिट देते थे, स्पेशली अपनी पत्नी और मां को, जिनका उनकी सोच पर बहुत गहरा असर था। एक इंसान जो करियर में बहुत सक्सेसफुल है लेकिन अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को इग्नोर करता है, अक्सर एक खालीपन महसूस करता है, चाहे बाहर से सब परफेक्ट ही क्यों न दिखे। ह्यूमन कनेक्शन हमारी बेसिक इमोशन नीड्स में से एक है। इसकी कमी एक्सटर्नल सक्सेस के बावजूद सेटिस्फैक्शन को अधूरा रख देती है। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें कॉन्शियसली टाइम दें, न कि सिर्फ बचा हुआ टाइम। आज अपने किसी क्लोज इंसान को बिना किसी वजह के जेन्युइनली थैंक यू कहिए या उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स की लिस्ट बनाएं। डे 3 से 5 हर दिन उनमें से किसी एक को जेन्युइनली टाइम दें। डे 6 से 7 फक पर रिफ्लेक्ट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कंसिस्टेंट क्वालिटी टाइम की हैबिट। वीक 3 से 4 डीपर कन्वर्सेशंस और कनेक्शन बिल्ड करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने रोज टाइम दिया? प्रोग्रेस। क्या कनेक्शन डीपर फील हो रहा है? रिजल्ट्स। क्या रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं और क्या उन्हें उतना टाइम मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं? चैप्टर रिकैप। असली सक्सेस में क्लोज रिलेशनशिप्स का नर्चर होना भी शामिल है। गोल्डन लाइन। सबसे बड़ा अचीवमेंट भी खाली लगता है अगर उसे सेलिब्रेट करने वाले लोग पास ना हो। अब जब हमने सेल्फ इमेज और रिलेशनशिप्स दोनों कवर कर लिए तो अगला बड़ा टॉपिक है गोल्स। क्या गोल्स सच में जरूरी है? चैप्टर 10। क्या गोल्स सच में जरूरी है? बिना डायरेक्शन के एनर्जी सिर्फ मोशन होती है, प्रोग्रेस नहीं। जिगलर स्ट्रांगली मानते हैं कि क्लियर गोल्स के बिना इंसान बिजी तो रह सकता है लेकिन जेन्युइनली प्रोग्रेस नहीं कर सकता। गोल्स एक डायरेक्शन देते हैं जिससे रोज के डिसीजंस अलाइन हो सके। बिना गोल्स के हर दिन एक डिस्कनेक्टेड एफ बन जाता है। जिगलर अपनी सेमिनार्स में इस बात पर जोर देते थे कि जो लोग क्लियर और लिखे हुए रिटन गोल्स रखते हैं वो उन लोगों से ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते हैं जो सिर्फ धुंधली इच्छाएं, वेग विशेस रखते हैं। 2 लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, एक का गोल क्लियर है जैसे 6 महीने में प्रमोशन, दूसरे का कोई क्लियर टारगेट नहीं है। पहला इंसान अपनी एनर्जी को फोकस कर पाता है जबकि दूसरा बिखर जाता है। क्लियर गोल्स दिमाग को एक फिल्टर देते हैं जिससे रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज और इंफॉर्मेशन ज्यादा आसानी से नोटिस होती है। अपनी करंट एक्टिविटीज को देखें, क्या वो किसी क्लियर गोल की तरफ ले जा रही है
या सिर्फ बिजी रख रही है? आज एक एरिया चूज कीजिए, करियर, हेल्थ या रिलेशनशिप्स, और उसके लिए एक छोटा स्पेसिफिक गोल लिखिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी करंट एक्टिविटीज को रिव्यू करें। डे 3 से 5 एक क्लियर गोल डिफाइन करें। डे 6 से 7 उसके लिए पहला कंक्रीट स्टेप लें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 गोल को क्लियरली डिफाइन करना और लिखना। वीक 3 से 4 उसे डेली एक्शन से कनेक्ट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मेरा गोल क्लियर है? प्रोग्रेस। क्या मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूं? रिजल्ट्स। क्या फर्क दिख रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक क्रिस्टल क्लियर गोल होता तो आज मैं क्या अलग करता? चैप्टर रिकैप। गोल सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है। जिगलर के अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेस के लिए बहुत एसेंशियल है। गोल्डन लाइन। बिना गोल के एनर्जी सिर्फ घूमती है, गोल के साथ वही एनर्जी आगे बढ़ती है। आउटरो। अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज। अगले पार्ट में हम चैप्टर 11 से 15 तक गोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हें सेट करने और रीच करने का तरीका और एटीट्यूड का टॉपिक कवर करेंगे। मिलते हैं अगले पावरफुल सेगमेंट में। सी यू एट द टॉप, पार्ट सी, चैप्टर 11-15। होस्ट पंकज कुमार राज, चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। इंट्रो मॉड्यूल। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि गोल्स क्यों जरूरी है, लेकिन सवाल है हर गोल काम नहीं करता तो एक अच्छा गोल दिखता कैसा है? अगर आपने पार्ट भी नहीं देखा, एक बार जरूर देख लीजिए। गोल्स की फाउंडेशन वहीं से आती है। इस पार्ट में हम गोल्स सेट करने और रीच करने का प्रैक्टिकल तरीका और एटीट्यूड के टॉपिक की शुरुआत कवर करेंगे। चैप्टर 11, एक अच्छे गोल की पहचान। हर विश गोल नहीं होती, गोल की अपनी एक शेप होती है। जिग जिगलर के अकॉर्डिंग एक असली गोल स्पेसिफिक, बिलीवेबल और मेजरेबल होना चाहिए। सिर्फ एक वैग विश, धुंधली इच्छा नहीं। बहुत से लोग सक्सेसफुल होना चाहता हूं जैसी विशेष रखते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। एक अच्छा गोल बताता है क्या, कब तक और कैसे मेजर करेंगे। जिगलर अपनी सेमिनार्स में जोर देते थे कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक गोल होगा उतना ही ज्यादा दिमाग उसे अचीव करने के रास्ते ढूंढता है। फिट होना चाहता हूं एक विश है। 3 महीने में 5 किलो वेट लॉस करना है, हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करके, ये एक गोल है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि स्पेसिफिक गोल्स दिमाग को क्लियर टारगेट देते हैं, जिससे मोटिवेशन और फोकस दोनों नेचुरली बढ़ते हैं। अपनी किसी भी विश को लेकर उसे स्पेसिफिक, मेजरेबल गोल में कन्वर्ट करें। एक एरिया चूज कीजिए और उसकी विश को आज ही एक स्पेसिफिक गोल में बदल दीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी सारी विशेष लिस्ट करें। डे 3 से 5 उनमें से एक को स्पेसिफिक गोल में कन्वर्ट करें। डे 6 से 7 उसका एक मेजरेबल माइलस्टोन सेट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 गोल को स्पेसिफिक और रिटन, लिखा हुआ बनाना। वीक 3 से 4 पहला माइलस्टोन अचीव करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मेरा गोल स्पेसिफिक है? प्रोग्रेस। क्या माइलस्टोन की तरफ मूवमेंट हो रहा है? रिजल्ट्स। क्या फर्क मेजरेबल है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरा सबसे बड़ा गोल, क्या वो स्पेसिफिक है या सिर्फ एक विश है? चैप्टर रिकैप। अच्छा गोल स्पेसिफिक, बिलीवेबल और मेजरेबल होता है। गोल्डन लाइन। एक धुंधला सपना कभी क्लियर मंजिल नहीं बनता। अब जब हमने अच्छे गोल की शेप समझ ली तो देखते हैं कि उसे एक्चुअली सेट कैसे करें। चैप्टर 12, अपने गोल्स सेट करना। गोल सेटिंग एक स्किल है, एक टैलेंट नहीं। गोल सेटिंग कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, एक सीखी जा सकने वाली स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। जिगलर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सजेस्ट करते हैं। लाइफ के डिफरेंट एरियाज, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स,
पर्सनल ग्रोथ में अलग अलग गोल सेट करना, न कि सिर्फ एक एरिया पर फोकस करना। जिगलर अपनी टीचिंग में जोर देते थे कि बैलेंस गोल्स सिर्फ करियर नहीं बल्कि हेल्थ और रिलेशनशिप्स भी लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है। एक इंसान जो सिर्फ करियर गोल्स सेट करता है और हेल्थ रिलेशनशिप्स इग्नोर करता है, सक्सेसफुल तो दिख सकता है लेकिन ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में पीछे रह सकता है। बैलेंस गोल सेटिंग एक इंसान को एक होल पर्सन की तरह डेवलप होने देती है, न कि सिर्फ एक डायमेंशन में। अपनी जिंदगी के 4 से 5 मेजर एरियाज लिस्ट करें और हर एक में कम से कम एक गोल सेट करें। आज अपनी जिंदगी के 4 एरियाज करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ लिस्ट करके हर एक में एक छोटा गोल लिखिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 एरियाज लिस्ट करें। डे 3 से 5 हर एरिया में एक गोल लिखें। डे 6 से 7 उन्हें रिव्यू करें और प्रायोरिटीज सेट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 सभी गोल्स को क्लियरली लिखना और रिव्यू करना। वीक 3 से 4 हर गोल के लिए पहला कंक्रीट स्टेप लेना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या सभी एरियाज कवर हैं? प्रोग्रेस। क्या हर गोल पर मूवमेंट है? रिजल्ट्स। क्या ओवरऑल बैलेंस फील हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरी जिंदगी के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा गोल क्लैरिटी की कमी है? चैप्टर रिकैप। अच्छा गोल सेटिंग बैलेंस्ड होता है, सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं। गोल्डन लाइन। बैलेंस वाली जिंदगी बैलेंस वाले गोल से बनती है। अब जब गोल्स सेट हो गए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उन्हें एक्चुअली रीच कैसे करें? चैप्टर 13। अपने गोल्स तक पहुंचना। गोल सेट करना आसान है, उसे रीच करना असली काम है। गोल रीच करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेली एक्शन, रेगुलर रिव्यू और ऑब्स्टिकल्स के थ्रू कंसिस्टेंटली मूव करना। जिगलर जोर देते हैं कि बड़े गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है ताकि प्रोग्रेस कंसिस्टेंटली दिखे और मोटिवेशन बनी रहे। जिगलर अपनी खुद की सेल्स करियर में इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। बड़े टारगेट्स को डेली अचीवेबल एक्शंस में तोड़ना। एक इंसान जो अपने गोल को सिर्फ 1 साल में प्रमोशन की तरह देखता है वो ओवरवेल्म्ड फील कर सकता है, लेकिन जब वो उसे मंथली और वीकली स्टेप्स में तोड़ता है प्रोग्रेस अचीवेबल लगने लगता है। छोटे अचीवेबल स्टेप्स रेगुलर डोपामाइन और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे बड़े गोल्स के लिए जरूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। अपने किसी भी बड़े गोल को मंथली, फिर वीकली, फिर डेली स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल का अगला सबसे छोटा कंक्रीट स्टेप आज ही आइडेंटिफाई करके कंप्लीट कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 गोल को वीकली स्टेप्स में तोड़े। डे 3 से 5 रोज उसका एक छोटा स्टेप कंप्लीट करें। डे 6 से 7 प्रोग्रेस रिव्यू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कंसिस्टेंट डेली एक्शन की हैबिट। वीक 3 से 4 ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करना और एडजस्ट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या रोज स्टेप लिया? प्रोग्रेस। क्या वीकली माइलस्टोन्स अचीव हुए? रिजल्ट्स। क्या ओवरऑल गोल की तरफ मूवमेंट दिख रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरा सबसे बड़ा गोल, अगर मैं उसे कल से रोज एक छोटे स्टेप में तोड़ूं तो वो कैसा दिखेगा? चैप्टर रिकैप। गोल्स रीच करने का राज कंसिस्टेंसी में है, न कि एक बड़े बर्स्ट ऑफ एफर्ट में। गोल्डन लाइन। बड़े गोल्स छोटे रोज के स्टेप से ही पूरे होते हैं। अब जब हमने गोल्स पूरा कवर कर लिया तो अगला बड़ा टॉपिक है एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड सच में उतना इंपॉर्टेंट है जितना लोग कहते हैं? चैप्टर 14। क्या सही एटीट्यूड सच में जरूरी है? स्किल आपको अपॉर्चुनिटी देती है, एटीट्यूड डिसाइड करता है आप उनका क्या करते हैं। जिगलर स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि एटीट्यूड स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस में। 2 लोग एक जैसी स्किल्स के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड चैलेंजेस को कैसे देखते हैं, फीडबैक को कैसे लेते हैं, उनके आउटकम्स में बड़ा फर्क ला सकता है।
जिगलर अपनी सेल्स करियर में ऑब्जर्व करते थे कि जो सेल्स पीपल रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेते थे और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते थे, वो लॉन गटर में ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे। एक जैसी सेटबैक जैसे एक डील कैंसिल होना, दो अलग लोग अलग तरह हैंडल करते हैं। एक इंसान उसे मैं फेल हूं की तरह लेता है, दूसरा उसे ये एक लर्निंग है की तरह। उनका फ्यूचर बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली डिफर करता है। एटीट्यूड एक एनालिस्ट की तरह काम करता है, जिससे इंसान इवेंट्स को इंटरप्रेट करता है। जब भी कोई सेटबैक आए, कॉन्शियसली पूछें, मैं इसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं और क्या एक बेहतर इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। आज किसी एक छोटी सेटबैक को प्रॉब्लम की जगह लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह रीफ्रेम कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपना डिफॉल्ट एटीट्यूड पैटर्न ऑब्जर्व करें। डे 3 से 5 हर सेटबैक को कॉन्शियसली रीफ्रेम करें। डे 6 से 7 फर्क नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 रीफ्रेमिंग प्रैक्टिस। वीक 3 से 4 नए एटीट्यूड को रोज की सिचुएशंस में कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या मैंने रीफ्रेम किया? प्रोग्रेस, क्या एटीट्यूड नेचुरली शिफ्ट हो रहा है? रिजल्ट्स, क्या आउटकम्स बेहतर हो रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरी डिफॉल्ट रिएक्शन सेटबैक्स पर क्या होती है और क्या वो मुझे आगे बढ़ाती है या रोकती है? चैप्टर रिकैप। एटीट्यूड डिसाइड करता है कि स्किल्स का एक्चुअल यूज कैसे होगा। गोल्डन लाइन, स्किल आपको फील्ड में ले जाती है, एटीट्यूड डिसाइड करता है आप कितनी दूर तक जाते हो। अब जब हमने एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस समझ ली, तो देखते हैं कि उसे कॉन्शियसली कैसे एश्योर करें। चैप्टर 15, अपना एटीट्यूड एश्योर करना। अच्छा एटीट्यूड एक्सीडेंट से नहीं, इंटेंशनल हैबिट से आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप मेंटेन नहीं होता, ये रोज के कॉन्शियस चॉइसेस और हैबिट से प्रोटेक्ट किया जाता है। जिगलर प्रैक्टिकल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव इनपुट, बुक्स, कन्वर्सेशंस, कंटेंट कॉन्शियसली चूज करना और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करना। जिगलर अपनी खुद की डेली रूटीन में कॉन्शियसली पॉजिटिव मटेरियल पढ़ने और सुनने को प्रायोरिटी देते थे। उनका मानना था कि जैसा इनपुट वैसा ही एटीट्यूड। एक इंसान जो रोज नेगेटिव न्यूज और कंप्लेंट्स में घिरा रहता है, उसका एटीट्यूड नेचुरली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जबकि जो इंसान कॉन्शियसली पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम करता है, उसका आउटलुक भी डिफरेंटली शेप होता है। जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, वो हमारी मेंटल डिफॉल्ट स्टेट को शेप करता है। अपने डेली इनपुट्स ऑडिट करें, कितना टाइम पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों में जाता है और कितना नेगेटिव में। आज अपने एक नेगेटिव इनपुट सोर्स, चाहे कोई हैबिट हो या कन्वर्सेशन पैटर्न, को आइडेंटिफाई करके उसे एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव से रिप्लेस कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने डेली इनपुट्स ऑडिट करें। डे 3 से 5 नेगेटिव इनपुट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करें। डे 6 से 7 एटीट्यूड में फर्क नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कॉन्शियस इनपुट सिलेक्शन की हैबिट। वीक 3 से 4 कंसिस्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना, स्पेशली चैलेंजेस के टाइम। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या मैंने इनपुट्स ऑडिट किए? प्रोग्रेस, क्या पॉजिटिव इनपुट बढ़ा? रिजल्ट्स, क्या एटीट्यूड कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रह रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरा रोज का इनपुट कितना मुझे ग्रो करता है और कितना मुझे नीचे खींचता है? चैप्टर रिकैप। पॉजिटिव एटीट्यूड कॉन्शियस डेली चॉइसेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। गोल्डन लाइन, जैसा आप रोज फीड करते हो, वैसा ही आपका एटीट्यूड बनता है। आउटरो, अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज। अगले पार्ट में हम चैप्टर 16 से 19 तक माइंड को फीड करना, हैबिट्स और सबकॉन्शियस माइंड कवर करेंगे। मिलते हैं अगले पावरफुल सेगमेंट में। सी यू एट द टॉप, पार्ट डी, चैप्टर 16-19। होस्ट पंकज कुमार राज, चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स।
इंट्रो मॉड्यूल। एटीट्यूड एश्योर करना सीख लिया, लेकिन उसे रोज रोज मेंटेन कैसे रखें? इसका जवाब है जो हम अपने दिमाग को फीड करते हैं। पार्ट सी में हमने गोल्स और एटीट्यूड की शुरुआत देखी थी। इस पार्ट में हम उसी को और गहरा ले जाएंगे। आज हम देखेंगे माइंड को फीड करना, हैबिट्स कैसे बनती और टूटती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। चैप्टर 16, अपने दिमाग को फीड करना। जैसा खाना बॉडी के लिए, वैसा ही इनपुट माइंड के लिए। जिग जिगलर के अकॉर्डिंग जैसे बॉडी को हेल्दी फूड चाहिए, वैसे ही माइंड को हेल्दी पॉजिटिव इनपुट चाहिए रेगुलरली। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। जिगलर प्रैक्टिकल सजेशन देते हैं कि रोज कुछ मिनट्स मोटिवेशनल या एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना मेंटल डाइट को इंप्रूव करता है। जिगलर खुद रोज अपने दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल इनपुट के साथ करते थे। उनका मानना था कि ये एक डेली डिसिप्लिन है, एक वन टाइम फिक्स नहीं। एक इंसान जो रोज सुबह 15 मिनट कुछ इंस्पायरिंग पढ़ता या सुनता है, धीरे धीरे अपनी सोच में एक कंसिस्टेंट शिफ्ट नोटिस करता है। जबकि जो इंसान सिर्फ नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करता है, उसकी सोच भी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। रिपीटेड इनपुट दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न्स बनाता है। जितना कंसिस्टेंट इनपुट, उतना ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न। रोज एक फिक्स टाइम निकालें, कम से कम 10 से 15 मिनट कुछ पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए। आज ही एक पॉजिटिव या मोटिवेशनल रिसोर्स, वीडियो, ऑडियो या रीडिंग चूज कीजिए और उसे अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपना डेली मेंटल डाइट ऑडिट करें। डे 3 से 5 रोज 10 से 15 मिनट पॉजिटिव इनपुट ऐड करें। डे 6 से 7 फक ऑब्जर्व करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कंसिस्टेंट डेली इनपुट की हैबिट। वीक 3 से 4 इनपुट की क्वालिटी और रेलेवेंस को रिफाइन करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या रोज फीड किया? प्रोग्रेस, क्या मूड या सोच में फर्क दिखा? रिजल्ट्स, क्या ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरा दिमाग रोज क्या खाता है और क्या वो मुझे ग्रो करता है? चैप्टर रिकैप। पॉजिटिव एटीट्यूड एक डिसिप्लिन है जिसे रोज के इनपुट से फीड करना पड़ता है। गोल्डन लाइन, जैसा आप अपने माइंड को फीड करते हो, वैसी ही आपकी जिंदगी ग्रो करती है। अब देखते हैं ये रोज का इनपुट आखिर में हैबिट्स का रूप कैसे लेता है। चैप्टर 17, हैबिट्स और एटीट्यूड। एटीट्यूड एक फीलिंग नहीं, एक हैबिट है। जिगलर जोर देते हैं कि एटीट्यूड कोई रैंडम फीलिंग नहीं है, ये एक रिपीटेड पैटर्न यानी एक हैबिट है। जिस तरह फिजिकल हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस से बनती है, वैसे ही मेंटल हैबिट्स जैसे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन भी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जिगलर अपनी टीचिंग में इस बात पर जोर देते थे कि एटीट्यूड एक मसल की तरह है, जितना यूज करो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। एक इंसान जो रोज कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता प्रैक्टिस करता है, कुछ महीनों में नेचुरली ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस नोटिस करने लगता है। ये एक ट्रेंड हैबिट बन जाती है, रिपीटेड बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए अच्छी मेंटल हैबिट्स को कॉन्शियसली बिल्ड करना जरूरी है ताकि वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो सके। एक छोटी पॉजिटिव मेंटल हैबिट चूज कीजिए, जैसे रोज 3 अच्छी चीजें नोट करना, और उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। आज से एक छोटी डेली हैबिट शुरू कीजिए, जैसे सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें लिखना। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 हैबिट चूज करके शुरू करें। डे 3 से 5 उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें। डे 6 से 7 कैसा फील हो रहा है नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 हैबिट को एस्टैब्लिश करना। वीक 3 से 4 उसे ऑटोमेटिक बनाना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या हैबिट रोज फॉलो हो रही है? प्रोग्रेस, क्या ये आसान हो रही है? रिजल्ट्स, क्या एटीट्यूड में कंसिस्टेंट फर्क दिख रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेंटल हैबिट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? चैप्टर रिकैप।
एटीट्यूड एक हैबिट है और हैबिट्स प्रैक्टिस से बदली जा सकती है। गोल्डन लाइन, एटीट्यूड एक चॉइस से शुरू होती है और एक हैबिट बनकर परमानेंट होती है। अब देखते हैं पुरानी अनहेल्पफुल हैबिट्स को कैसे रोकें और नए अच्छे हैबिट्स कैसे बनाएं। चैप्टर 18, बुरी हैबिट्स रोकना, अच्छी हैबिट्स बनाना। हैबिट्स तोड़ने का बेस्ट तरीका है उन्हें रिप्लेस करना, सिर्फ रोकना नहीं। जिगलर सजेस्ट करते हैं कि बैड हैबिट्स को सिर्फ स्टॉप करने की कोशिश करने की बजाय उन्हें एक अच्छी हैबिट से रिप्लेस करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। दिमाग को सिर्फ कुछ मत करो कहना मुश्किल होता है। बेहतर अप्रोच है एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव देना जिसे दिमाग उस गैप में फिट कर सके। जिगलर अपनी टीचिंग में हैबिट्स को रिप्लेस करने के कॉन्सेप्ट पर जोर देते थे, न कि सिर्फ विल पावर से रोकने पर। एक इंसान जो स्ट्रेस में ज्यादा खाता है, अगर वो सिर्फ मत खाओ ट्राई करे तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस के टाइम एक अल्टरनेटिव एक्टिविटी जैसे शॉर्ट वॉक सेट करता है तो रिप्लेस करना आसान होता है। हैबिट्स एक ट्रिगर रूटीन रिवॉर्ड लूप फॉलो करती है। ट्रिगर को सेम रखकर सिर्फ रूटीन को रिप्लेस करना सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। अपनी एक बैड हैबिट आइडेंटिफाई करें, उसका ट्रिगर पहचानें और उसके लिए एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव रूटीन सेट करें। एक बैड हैबिट चूज कीजिए और उसका एक कंक्रीट अल्टरनेटिव आज ही डिसाइड कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 हैबिट और उसका ट्रिगर आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 अल्टरनेटिव रूटीन ट्राई करें। डे 6 से 7 क्या काम किया नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 अल्टरनेटिव को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना। वीक 3 से 4 उसे नेचुरली एस्टैब्लिश होने देना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या अल्टरनेटिव फॉलो हुआ? प्रोग्रेस, क्या ओल्ड हैबिट कम हो रही है? रिजल्ट्स, क्या नया पैटर्न नेचुरल फील हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरी कौन सी हैबिट है जो मैं चेंज करना चाहता हूं और उसका ट्रिगर क्या है? चैप्टर रिकैप। बैड हैबिट्स को रिप्लेस करना उन्हें सिर्फ रोकने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। गोल्डन लाइन, हैबिट तोड़ने का बेस्ट तरीका है उसे एक बेहतर हैबिट से रिप्लेस करना। अब देखते हैं ये सब हैबिट्स और एटीट्यूड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्टोर होते हैं। चैप्टर 19, सबकॉन्शियस माइंड का रोल। जो भी आप बार बार सोचते हो वही गहरा बिलीफ बन जाता है। जिगलर जोर देते हैं कि हमारे रिपीटेड थॉट्स और इनपुट्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और वही हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस को ड्राइव करते हैं। कॉन्शियस एफर्ट से नए पॉजिटिव थॉट्स को रिपीटेडली रीइंफोर्स करना धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पर भी बिलीफ बदल देता है। जिगलर अपनी टीचिंग में बार बार रिपीटेशन और अफर्मेशन के कॉन्सेप्ट पर जोर देते थे। उनका मानना था कि कंसिस्टेंट रिपीटेशन ही डीप रूटेड चेंज लाता है। एक इंसान जो सालों से खुद को शाय, शर्मीला मानता आया है, अगर वो कंसिस्टेंटली नए कॉन्फिडेंट बिहेवियर्स प्रैक्टिस करे, धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस सेल्फ इमेज भी शिफ्ट होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन को सच की तरह एक्सेप्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अपने कॉन्शियस एफर्ट्स जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हेल्दी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली, पेशेंटली रिपीट करते रहें। रिजल्ट तुरंत नहीं, लेकिन ग्रेजुअली आता है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन या बिलीफ चूज कीजिए जो आप अपने बारे में सच बनाना चाहते हैं और उसे आज कॉन्शियसली कई बार रिपीट कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी टारगेट बिलीफ चूज करें। डे 3 से 5 उसे रोज कॉन्शियसली रिपीट करें। डे 6 से 7 क्या फर्क फील हो रहा है नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कंसिस्टेंट रिपीटेशन। वीक 3 से 4 नए बिलीफ को अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते देखना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या रोज रिपीट किया? प्रोग्रेस, क्या बिलीफ नेचुरली स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है? रिजल्ट्स, क्या एक्शंस उस बिलीफ के मुताबिक बदल रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मैं रोज अपने आप से क्या बात रिपीट करता हूं और क्या वो मुझे आगे बढ़ा रहा है? चैप्टर रिकैप। डीप,
लास्टिंग चेंज सबकॉन्शियस लेवल पर होती है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कंसिस्टेंट पेशेंट रिपीटेशन है। गोल्डन लाइन, जो बार बार सोचा जाता है वही आखिर में सच बन जाता है। आउटरो, अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज। अगले पार्ट में हम चैप्टर 20 से 22 तक वर्क और प्रोडक्टिविटी का सेगमेंट कवर करेंगे। मिलते हैं अगले पावरफुल सेगमेंट में। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपना प्राइमिंग फेज आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 कंसिस्टेंट एफर्ट दे बिना तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट किए। डे 6 से 7 अपना माइंडसेट चेक करें, पेशेंस बना हुआ है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कंसिस्टेंट प्राइमिंग एफर्ट। वीक 3 से 4 पहले विजिबल रिजल्ट्स को नोटिस करना और मोमेंटम बिल्ड करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या प्राइमिंग एफर्ट जारी है? प्रोग्रेस, क्या कोई अर्ली साइंस दिख रहे हैं? रिजल्ट्स, क्या मोमेंटम बिल्ड हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या मैं अपने किसी एफर्ट को इस वजह से छोड़ रहा हूं कि तुरंत रिजल्ट नहीं मिला? चैप्टर रिकैप। कंसिस्टेंट प्रोडक्शन से पहले एक प्राइमिंग फेज जरूरी होता है जिसे पेशेंस के साथ पार करना पड़ता है। गोल्डन लाइन, पंप से पानी निकालने से पहले थोड़ा पानी डालना पड़ता है। यही रूल जिंदगी में भी चलता है। आउटरो, अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज। अगले और आखिरी पार्ट में हम चैप्टर 23 से 26 तक डिजायर का पूरा सेगमेंट और पूरी किताब का ग्रैंड समरी कवर करेंगे। मिलते हैं उस फाइनल पावरफुल सेगमेंट में। यह रहा आपका 100% रिकॉर्डिंग रेडी और प्रिंट रेड पार्ट ई स्क्रिप्ट देवनागरी हिंदी में। इसमें से सभी टाइम कोड्स, ब्रैकेट वाले नोट्स और स्ट्रक्चरल लेबल्स, बिग आइडिया, डीप एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजी, ब्रिज, स्टोरी, पार्ट प्रोग्रेस ट्रैकर आदि पूरी तरह हटा दिए गए हैं ताकि आप इसे बिना किसी रुकावट के सीधे स्क्रीन से देखकर रिकॉर्ड कर सकें। सी यू एट द टॉप। सी यू एट द टॉप। पार्ट ई, चैप्टर 20-22। होस्ट पंकज कुमार राज। चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। इंट्रो मॉड्यूल, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स, गोल्स, एटीट्यूड, सब कुछ रेडी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सब कुछ रियलिटी में बदलती है, वर्क, काम। पार्ट डी में हमने दिमाग को फीड करना और हैबिट्स चेंज करना देखा था। अब देखते हैं वो सोच एक्चुअल काम में कैसे ढलती है। इस पार्ट में हम देखेंगे विनर्स और वर्कर्स का कनेक्शन, रेडी रहने का मतलब और कंसिस्टेंट प्रोडक्शन का राज। चैप्टर 20, वर्कर्स ही विनर्स है। टैलेंट शुरुआत देता है, कंसिस्टेंट काम फिनिश कराता है। जिग जिगलर जोर देते हैं कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस सक्सेस गारंटी नहीं करती। जो लोग कंसिस्टेंटली काम करते हैं वही लॉन गटर में आगे निकलते हैं। बहुत से टैलेंटेड लोग अपनी पोटेंशियल का यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं देते, जबकि एवरेज टैलेंट वाले कंसिस्टेंट हार्ड वर्क से उनसे आगे निकल जाते हैं। जिगलर अपनी खुद की सेल्स करियर को एग्जाम्पल की तरह यूज करते थे। उनका सक्सेस टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड एफर्ट का रिजल्ट था। दो लोग एक जैसी स्किल के साथ करियर शुरू करते हैं। एक रोज कंसिस्टेंटली एफर्ट देता है, दूसरा सिर्फ मूड में काम करता है। कुछ सालों में फर्क ड्रामेटिकली दिखने लगता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। छोटे रेगुलर एफर्ट्स समय के साथ एक्सपोनेंशियली बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अपनी कंसिस्टेंसीज को ट्रैक करें। क्या आप रोज एफर्ट देते हैं या सिर्फ जब मोटिवेशन हो तब? आज अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर, मोटिवेशन हो या ना हो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट दीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपना कंसिस्टेंसी पैटर्न ऑब्जर्व करें। डे 3 से 5 रोज एक फिक्स्ड मिनिमम एफर्ट दें, मोटिवेशन के बावजूद। डे 6 से 7 फर्क नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 डेली कंसिस्टेंसी की हैबिट।
वीक 3 से 4, कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बनाना। प्रोग्रेस ट्रैकर, कंसिस्टेंसी, क्या रोज एफर्ट दिया? प्रोग्रेस, क्या कंसिस्टेंसी बढ़ रही है? रिजल्ट्स, क्या ओवरऑल आउटपुट इंप्रूव हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मैं अपने काम में सच में कंसिस्टेंट हूं या सिर्फ जब मूड अच्छा हो तब काम करता हूं? चैप्टर रिकैप, विनर्स टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट से बनते हैं। गोल्डन लाइन, टैलेंट शुरुआत देता है, कंसिस्टेंसी फिनिश लाइन तक ले जाती है। अब देखते हैं जब अपॉर्चुनिटी आए उसके लिए रेडी होना क्या मतलब रखता है। चैप्टर 21, रेडी रहना। अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलती है जो पहले से तैयार होते हैं। जिग जिगलर के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती है जो उनके आने से पहले ही खुद को तैयार कर चुके होते हैं। ये सिर्फ लक की बात नहीं है। जो लोग कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स, नॉलेज और रिलेशनशिप्स डेवलप करते रहते हैं, उनके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है वो उसे पहचान भी पाते हैं और यूज भी कर पाते हैं। जिगलर अपनी टीचिंग में जोर देते थे कि प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी का मिलना ही असली लक है और प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में होती है। एक इंसान जो रोज अपनी स्किल्स इंप्रूव करता रहता है, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी आती है वो कॉन्फिडेंटली उसे ले लेता है, जबकि जो इंसान प्रिपेयर नहीं था वो हेजिटेट करता है या मिस कर देता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस बनाती है और कॉन्फिडेंस ही इंसान को अपॉर्चुनिटी के समय एक्शन लेने देता है, हेजिटेट करने के बजाय। रोज थोड़ा टाइम अपनी स्किल्स या नॉलेज डेवलप करने में इन्वेस्ट करें, चाहे अभी कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी न दिखे। आज एक स्किल या एरिया चूज कीजिए जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं और उसमें 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपनी डेवलपमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 रोज उनमें थोड़ा टाइम दें। डे 6 से 7 अपना प्रोग्रेस रिव्यू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 कंसिस्टेंट स्किल बिल्डिंग हैबिट। वीक 3 से 4 अपनी रेडीनेस को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में टेस्ट करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, कंसिस्टेंसी, क्या रोज डेवलप किया? प्रोग्रेस, क्या स्किल्स इंप्रूव हो रही है? रिजल्ट्स, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर कल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, क्या मैं उसके लिए रेडी हूं? चैप्टर रिकैप, रेडी रहना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक वन टाइम प्रिपरेशन नहीं। गोल्डन लाइन, अपॉर्चुनिटी किसी का वेट नहीं करती, सिर्फ उनको चूज करती है जो पहले से तैयार है। अब देखते हैं इस रेडीनेस को एक्चुअल कंसिस्टेंट प्रोडक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। चैप्टर 22, प्राइमिंग, पंपिंग और प्रोड्यूस करना। काम शुरू करने से पहले खुद को प्राइम करना पड़ता है। जिस तरह एक हैंड पंप को शुरू करने के लिए पहले थोड़ा पानी डालना पड़ता है, प्राइमिंग, वैसे ही हमें प्रोडक्शन शुरू करने से पहले खुद को प्राइम करना पड़ता है। जिगलर इस एनालॉजी से समझाते हैं कि बड़े रिजल्ट से पहले शुरुआती एफर्ट, जो तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, जरूरी होता है। यही इनिशियल एफर्ट बाद के कंसिस्टेंट प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाता है। जिगलर अपनी सेल्स करियर के अर्ली स्ट्रगल्स का जिक्र करते थे, जहां शुरुआती महीने मुश्किल थे, लेकिन उसी कंसिस्टेंट एफर्ट ने बाद में बड़ा मोमेंटम बनाया। एक नया बिजनेस या स्किल शुरू करते वक्त शुरुआती महीने स्लो लगते हैं, कोई भी विजिबल रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन जो लोग इस प्राइमिंग फेज में कंसिस्टेंट रहते हैं उन्हें बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिलती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि इंसान अक्सर शुरुआती नो रिजल्ट्स फेज में क्विट कर देते हैं, जबकि यही फेज एक्चुअली फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता है। अपने किसी भी नए एफर्ट में शुरुआती नो विजिबल रिजल्ट फेज को एक्सपेक्ट करें और उसे पेशेंस के साथ पार करें। अपने किसी ऑनगोइंग एफर्ट में आज एक और प्राइमिंग स्टेप दीजिए, चाहे रिजल्ट तुरंत न दिखे। सी यू एट द टॉप, सी यू एट द टॉप। पार्ट एफ, चैप्टर 23, 26+ ग्रैंड फिनाले। होस्ट पंकज कुमार राज, चैनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। इंट्रो मॉड्यूल, हमने सेल्फ इमेज,
रिलेशनशिप्स, गोल्स, एटीट्यूड और वर्क सब कवर कर लिया, लेकिन एक आखिरी सबसे पावरफुल चीज बाकी है, डिजायर, तड़प या इच्छा। यही वो फ्यूल है जो सब कुछ चलाता है। अगर आपने पिछले 5 पार्ट्स नहीं देखे, उन्हें जरूर देखें। इस फाइनल पार्ट का पूरा इंपैक्ट तभी मिलेगा। आज हम किताब के आखिरी 4 चैप्टर्स कवर करेंगे और अंत में पूरी किताब का ग्रैंड समरी और एक 1 पेज चीट शीट भी देंगे। चैप्टर 23, मेडियोक्रिटी से मीटियोरिटी तक। एवरेज रहना एक चॉइस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक चॉइस है। जिग जिगलर जोर देते हैं कि मेडियोक्रिटी, एवरेज रहना कोई एक्सीडेंट नहीं, ये छोटे छोटे सेटल करने वाले डिसीजंस का रिजल्ट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी वैसे ही एक चॉइस है। डिजायर ही वो चीज है जो इंसान को बस ठीक है वाली सोच से निकालकर और बेहतर हो सकता हूं वाली सोच में ले जाती है। जिगलर अपनी टीचिंग में जोर देते थे कि जेन्युइन डिजायर ही वो फ्यूल है जो इंसान को ऑब्स्टेकल्स के बावजूद आगे बढ़ाता है, सिर्फ एबिलिटी नहीं। एक जैसी एबिलिटी वाले 2 लोग, एक ये काफी है सोचकर रुक जाता है, दूसरा जेन्युइनली और बेहतर चाहता है और कंटिन्यू करता है। यही डिजायर का फर्क दिखाता है। जेन्युइन डिजायर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा सस्टेनेबल मोटिवेशन देता है, क्योंकि ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अपनी जिंदगी के उन एरियाज को देखें जहां आपने सेटल कर लिया है और पूछें, क्या मैं सच में यहां सेटिस्फाइड हूं या बस रुक गया हूं? एक एरिया चूज कीजिए जहां आपने सेटल किया है और आज एक छोटा स्टेप लीजिए और बेहतर की तरफ। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपने सेटल्ड एरियाज आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 उनमें से एक में छोटा इंप्रूवमेंट स्टेप लें। डे 6 से 7 फर्क नोट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 मेडियोक्रिटी के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। वीक 3 से 4 उन्हें कॉन्शियसली चैलेंज करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी। क्या मैंने सेटल होने को चैलेंज किया? प्रोग्रेस। क्या कोई एरिया इंप्रूव हो रहा है? रिजल्ट्स। क्या ओवरऑल डिजायर या मोटिवेशन बढ़ रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। मेरी जिंदगी में मैं कहां ठीक है बोल कर रुक गया हूं, जबकि और बेहतर पॉसिबल था? चैप्टर रिकैप। मेडियोक्रिटी और एक्सीलेंस दोनों चॉइसेस है। डिजायर ही डिसाइड करता है कौन सा रास्ता चुना जाए। गोल्डन लाइन। एवरेज रहना एक डिसीजन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना भी एक डिसीजन है। अब देखते हैं कभी कभी कम जानना भी एक एडवांटेज क्यों बन जाता है। चैप्टर 24, इंटेलिजेंट इग्नोरेंस। कभी कभी ये मुश्किल है, न जानना ही आपको आगे बढ़ाता है। जिगलर एक इंटरेस्टिंग आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी किसी चीज की सारी मुश्किलें न जानना इंसान को उसे ट्राई करने की हिम्मत देता है। जब इंसान हर पॉसिबल ऑब्स्टेकल से पहले ही अवेयर हो जाता है, वो ओवरवेल्म्ड होकर शुरू ही नहीं करता। लेकिन जो लोग सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं, वो मोमेंटम बिल्ड कर लेते हैं। जिगलर इस कॉन्सेप्ट को अपनी टीचिंग में यूज करते थे, ये दिखाने के लिए कि बिगिनर्स कॉन्फिडेंस कभी कभी एक्सपर्ट की ओवरथिंकिंग से ज्यादा प्रोग्रेस देता है। एक नया एंटरप्रेन्योर जो सारी रिस्क्स जानते हुए भी शुरू करता है, क्योंकि वो उन्हें फुल्ली समझता नहीं, कभी कभी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान से आगे निकल जाता है जो सारी मुश्किलें जानकर हेजिटेट करता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि ओवरथिंकिंग और ओवरएनालिसिस कभी कभी एक्शन को पैरालाइज कर देता है। जस्ट स्टार्ट करना अपने आप में एक वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी है। किसी नए काम में सब कुछ पहले परफेक्ट प्लान करना है वाली सोच से बचें, छोटी शुरुआत करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। एक काम जो आप पहले सब जान लूं तब शुरू करूंगा कहकर टाल रहे हैं, उसे आज ही एक छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपना एनालिसिस पैरालिसिस पैटर्न आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 बिना प्लान के एक छोटा एक्शन लें। डे 6 से 7 लर्निंग से अगला स्टेप डिसाइड करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 स्टार्ट करके सीखना कि अप्रोच प्रैक्टिस करना।
वीक 3 से 4 इस अप्रोच को बड़े गोल्स पर भी अप्लाई करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, कंसिस्टेंसी, क्या मैंने बिना ओवरथिंकिंग के स्टार्ट किया? प्रोग्रेस, क्या सीखते हुए आगे बढ़ा? रिजल्ट्स, क्या मोमेंटम बन रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मैं कौन सा काम सिर्फ इसलिए टाल रहा हूं क्योंकि मुझे सब कुछ पहले जानना है? चैप्टर रिकैप, कभी कभी एक्शन परफेक्ट नॉलेज से ज्यादा पावरफुल होती है। गोल्डन लाइन, जो लोग शुरू करके सीखते हैं वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ सीखते रह जाते हैं। अब देखते हैं एक ऐसी स्टोरी जो डिजायर और करेज का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। चैप्टर 25, डेविड और गोलियात। बड़ा ऑब्स्टिकल भी छोटा लगता है जब डिजायर बड़ा हो। जिगलर डेविड और गोलियात की वेल नोन स्टोरी को इस बात के लिए रेफरेंस करते हैं कि बड़े ऑब्स्टिकल्स का सामना साइज से नहीं, माइंडसेट और डिजायर से होता है। जहां दूसरे लोग गोलियात की साइज देखकर डर जाते हैं, वही डेविड अपनी प्रिपरेशन और बिलीफ के साथ उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ये एक वेल नोन स्टोरी है जिसे जिगलर अपनी टीचिंग में एक मेटाफर की तरह यूज करते हैं, बड़े चैलेंजेस को छोटे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। एक इंसान जो अपने करियर में एक बड़ा चैलेंज जैसे एक नया फील्ड फेस कर रहा है, अगर वो उसे बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल की तरह देखे वो हेजिटेट करेगा, लेकिन अगर वो अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करे वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। ऑब्स्टेकल को थ्रेट की जगह चैलेंज की तरह देखना फियर को एक्शन में बदल देता है। अपने सबसे बड़े करंट चैलेंज को देखें और कॉन्शियसली उसे ये मुझे कैसे ग्रो करेगा की नजर से देखें। अपना सबसे बड़ा करंट चैलेंज लिखिए और उसके सामने लिखिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं और कैसे प्रिपेयर हो सकता हूं। 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 अपना गोलियात आइडेंटिफाई करें। डे 3 से 5 उसके लिए एक प्रिपरेशन स्टेप रोज लें। डे 6 से 7 अपना पर्सपेक्टिव चेक करें, थ्रेट या अपॉर्चुनिटी। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 चैलेंज को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। वीक 3 से 4 कंसिस्टेंट प्रिपरेशन से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। प्रोग्रेस ट्रैकर, कंसिस्टेंसी, क्या रोज प्रिपरेशन किया? प्रोग्रेस, क्या चैलेंज छोटा लगने लगा? रिजल्ट्स, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, मेरा सबसे बड़ा गोलियात क्या है और क्या मैं उसे थ्रेट की तरह देख रहा हूं या अपॉर्चुनिटी की तरह? चैप्टर रिकैप, बड़े ऑब्स्टिकल्स साइज से नहीं, हमारे पर्सपेक्टिव और प्रिपरेशन से डिफीट होते हैं। गोल्डन लाइन, हर गोलियात के सामने एक डेविड होता है जो डरता नहीं, प्रिपेयर करता है। अब किताब के आखिरी चैप्टर में जिगलर एक बिगर पिक्चर पर्सपेक्टिव, अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी के बारे में शेयर करते हैं। चैप्टर 26, अपॉर्चुनिटी की जमीन। जहां भी हो, जो भी हो, पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद है। किताब के आखिरी चैप्टर में जिगलर इस बात पर जोर देते हैं कि जहां भी जेन्युइन एफर्ट, डिजायर और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वहां ग्रोथ पॉसिबल है। ये चैप्टर पूरी किताब की फिलॉसफी को रैप अप करता है कि सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स, गोल्स, एटीट्यूड, वर्क और डिजायर, जब ये सब अलाइन होते हैं तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जिगलर अपनी खुद की जर्नी, एक सिंपल बैकग्राउंड से एक इंटरनेशनल स्पीकर और ऑथर बनने तक को इस बात के प्रूफ की तरह शेयर करते थे कि कंसिस्टेंट एफर्ट और सही माइंडसेट से ग्रोथ पॉसिबल है। बहुत से लोग जो सिंपल शुरुआत से बड़े रिजल्ट्स तक पहुंचे हैं, उनका कॉमन फैक्टर यही रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट, क्लियर गोल्स और एक हेल्दी सेल्फ इमेज। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब इंसान बिलीव करता है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, वो उसे एक्टिवली ढूंढता और नोटिस करता है, जबकि जो इंसान बिलीव ही नहीं करता वो उसे देखकर भी मिस कर देता है। पूरी किताब के प्रिंसिपल्स को एक साथ देखें, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स, गोल्स, एटीट्यूड, वर्क, डिजायर, और पूछें कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अटेंशन चाहता है। पूरी जर्नी का एक छोटा रिफ्लेक्शन लिखिए,
कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा टच किया और क्यों? 7 डे एक्शन प्लान। डे 1 से 2 पूरी किताब के सारे नोट्स रिव्यू करें। डे 3 से 5 एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाएं। डे 6 से 7 उसे फॉलो करना शुरू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 से 2 सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करना। वीक 3 से 4 उन्हें अपनी डेली लाइफ में सॉलिडिफाई करना। प्रोग्रेस ट्रैकर। कंसिस्टेंसी, क्या मैं प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा हूं? प्रोग्रेस, क्या ओवरऑल जिंदगी में फर्क दिख रहा है? रिजल्ट्स, क्या मैं टॉप की तरफ मूव कर रहा हूं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर मैं इस पूरी किताब का सिर्फ एक प्रिंसिपल अपनाऊं, कौन सा मुझे सबसे ज्यादा बदलेगा? चैप्टर रिकैप। ग्रोथ एक कॉम्बिनेशन है सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स, गोल्स, एटीट्यूड, वर्क और डिजायर, सबका साथ मिलना। गोल्डन लाइन, आप वहां पहुंच सकते हो जहां आप सच में पहुंचना चाहते हो, बस शुरू करना है। सी यू एट द टॉप सिर्फ एक फ्रेज नहीं, एक इनविटेशन है। ग्रैंड समरी, पूरी किताब का सार। सी यू एट द टॉप एक सिंपल लेकिन गहरी फिलॉसफी पर खड़ी है कि सक्सेस सिर्फ बाहर की अचीवमेंट से नहीं, अंदर के सेल्फ इमेज से शुरू होती है। जब आप खुद को सही तरीके से देखते हो, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, आप क्लियर गोल सेट कर पाते हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, आप कंसिस्टेंटली काम करते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर जेन्युइन डिजायर जगती है जो आपको हर ऑब्स्टेकल के थ्रू ले जाती है। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये रोज के छोटे कंसिस्टेंट चॉइसेस का रिजल्ट है। 1 पेज चीट शीट, हर चैप्टर का कोर एक्शन। द मोर वे ऑफ लाइफ, अपना सेल्फ टॉक ऑब्जर्व करना शुरू करें। द टाइम इज नाव, सबसे टाला हुआ काम आज ही शुरू करें। द थीवस, अपनी नेगेटिव बिलीफ्स की जड़ पहचानें। कॉजेस ऑफ पुअर सेल्फ इमेज, कंपैरिजन बेस्ड सोचने से बचें। मैनिफेस्टेशंस, अपने ओवर अंडर कंपनसेशन पैटर्न्स देखें। 15 स्टेप्स टू हेल्दी सेल्फ इमेज, रोज एक छोटी विन नोट करें। द वे यू सी अदर्स, दूसरों में अच्छाई ढूंढना प्रैक्टिस करें। गुड और बैड, यू पास इट ऑन, हर इंटरैक्शन में वैल्यू दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर पर्सन, अपनी क्लोज रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दें। आर गोल्स नेसेसरी, एक क्लियर स्पेसिफिक गोल लिखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स, अपनी विशेष को मेजरेबल गोल्स में बदलें। सेटिंग योर गोल्स, जिंदगी के सारे एरियाज में बैलेंस गोल्स सेट करें। रीचिंग योर गोल्स, बड़े गोल्स को छोटे डेली स्टेप्स में तोड़ें। इज एटीट्यूड इंपॉर्टेंट, सेटबैक्स को रीफ्रेम करना प्रैक्टिस करें। एंश्योरिंग योर एटीट्यूड, अपना डेली इनपुट ऑडिट करें। फीड योर माइंड, रोज पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें। हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, एक छोटी पॉजिटिव मेंटल हैबिट बनाएं। स्टॉप बैड, स्टार्ट गुड हैबिट्स, बैड हैबिट को रिप्लेस करें, सिर्फ रोके नहीं। सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव बिलीफ को कंसिस्टेंटली रिपीट करें। वर्कर्स आर विनर्स, रोज एक फिक्स्ड मिनिमम एफर्ट दे। बी रेडी, रोज अपनी स्किल्स डेवलप करते रहें। प्राइमिंग, पंपिंग, प्रोड्यूसिंग, बिना तुरंत रिजल्ट के भी कंसिस्टेंट रहें। मेडियोक्रिटी टू मीटियोरिटी, सेटल्ड एरियाज को चैलेंज करें। इंटेलिजेंट इग्नोरेंस, परफेक्ट प्लान का वेट किए बिना शुरू करें। डेविड एंड गोलियाथ, ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अपॉर्चुनिटी की जमीन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर फोकस करके शुरू करें। फाइनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर मैं इस पूरी किताब का सिर्फ एक आइडिया अपनी जिंदगी में परमानेंटली इंप्लीमेंट करूं, मेरी जिंदगी 1 साल बाद कैसी दिखेगी? फाइनल आउटरो, ये थी सी यू एट द टॉप की पूरी जर्नी, चैप्टर 1 से चैप्टर 26 तक। अगर ये सीरीज आपके काम आई हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज। कमेंट में बताएं अगली कौन सी किताब हम साथ में कवर करें। मिलते हैं अगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी में।